हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामेजॉन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 3 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में ट्रांसजेंडर ऑप्शन ऐड करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में ट्रांसजेंडर ऑप्शन को ऐड करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है असम। रिसेंटली असम गवर्नमेंट में जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम हुए थे उसमें मेल कैटेगरी थी, फीमेल कैटेगरी थी, इसके अलावा ट्रांसजेंडर कैटेगरी भी थी। तो आप देखिएगा, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में ट्रांसजेंडर कैटेगरी को ऐड करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है असम। असम की बात करें तो ये मैप में देखिए असम क्यों चर्चा में है असम, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? असम में ही स्थापित किया गया है। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और आप याद रखिएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी रिवरिन आइलैंड जिसका नाम है माजुली द्वीप, वो भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विमेन T20 चैलेंज 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप पहली बार किसको दी गई है? तो विमेन T20 चैलेंज 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप दी गई है रिलायंस जियो को। रिसेंटली BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि जो 2020 में 2020 में शारजाह यानी UAE में विमेन T20 चैलेंज लीग होने जा रही है, उसके लिए रिलायंस जियो ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेगा। अभी तक किसी भी विमेन T20 लीग के लिए अलग से स्पॉन्सरशिप नहीं होती थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि विमेन T20 चैलेंज 2020 के लिए अलग से स्पॉन्सरशिप टाइटल दिया गया है। किसको? रिलायंस जियो को। किसने दिया है? BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। वर्तमान में BCCI के 39th प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। और BCCI के सेक्रेटरी कौन है? जय शाह, जो कि अमित शाह के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMC नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा एनुअल MBBS एडमिशन रेगुलेशंस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट जारी किया गया है। आपको बताना है ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट है ये प्रीवियस के किस नोटिफिकेशन को रिप्लेस करेगा? तो ये प्रीवियस के 1999 कौन से 1999 रेगुलेशन को रिप्लेस करेगा। ये जो 1999 के रेगुलेशन यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट अनाउंस की गई थी वो नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा अनाउंस की गई थी। अब तो नेशनल मेडिकल काउंसिल रही ही नहीं, डायरेक्टली आपका नेशनल मेडिकल कमीशन बन गया है। तो अब इसके नए रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे। तो उसको देखते हुए एनुअल MBBS एडमिशन रेगुलेशंस का नया ड्राफ्ट जारी किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा। इसको ज़्यादा जानकारी चाहिए नेशनल मेडिकल काउंसिल और नेशनल मेडिकल कमीशन की, तो यहाँ से वो पढ़ सकता है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन की थोड़ा बात कर लेते हैं। सितंबर 2020 में नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत कार्य करता है। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है नेशनल मेडिकल कमीशन के? तो फर्स्ट चेयरपर्सन है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। कौन है? डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो, इसको किस मिनिस्ट्री द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो यानी SPFB, इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा स्थापित किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर SPFB स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो को स्थापित कर रहा है। SBFB का मेन पर्पस होगा आयुष सेक्टर के लिए प्लान एंड फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना। और ये जो प्लान एंड फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे इसके लिए इन्वेस्टमेंट कौन लाएगा? तो वो लाएगा इन्वेस्ट इंडिया। इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो को स्थापित कर रहा है। ये आयुष का फुल फॉर्म है। मिनिस्टर कौन है? श्रीपद यसो नायक। इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के तहत कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2009 में इसकी स्थापना हुई थी इन्वेस्ट इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं TR दोरईकन्नू। कौन है? ये हैं TR दोरईकन्नू, तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया। तो आप देखिएगा TR दोरईकन्नू तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। दूसरे हैं TN कृष्णन। ये देखिए ये हैं TN कृष्णन, ये वायलिनिस्ट थे यानी कि वायलिन वादक थे बहुत बड़े। ये हाथ में इन्होंने वायलिन पकड़ रखी है। TN कृष्णन
ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और इनका भी निधन हो गया। तो टी.आर. दोरईकन्नू ये भी तमिलनाडु से, और टी.एन. कृष्णन ये भी तमिलनाडु से। बस ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और ये वायलिन वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डोनर मिनिस्टर यानी जितेंद्र सिंह द्वारा मानसर लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस स्टेट या यूटी में लॉन्च किया गया है? तो मानसर लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया है जे.एंड.के जम्मू एंड कश्मीर में। ये देखिए, ये हमारे डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने मानसर लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जम्मू के आसपास लॉन्च किया है। ये जो मानसर लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका मेन पर्पज़ है जम्मू कश्मीर में 800 करोड़ का टूरिज्म डेवलपमेंट करना। मानसर लेक का रिनोवेशन किया जाए जिसके कारण जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म प्रमोट होगा। तो आप देखिएगा, ये जो मानसर लेक है इसको 2015 में, कब? 2015 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो आप देखिएगा, मानसर लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में जितेंद्र सिंह यानी डोनर मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये देखिए, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था। वर्तमान में इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMTA एक मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, रिसेंटली किस स्टेट में स्थापित की गई है? तो KMTA को स्थापित किया गया है केरला में। कहाँ पे? केरला में। केरल की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, इसका नाम है कोची मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये केरल की आज तक की लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है। रिसेंटली इसको केरल गवर्नमेंट द्वारा सेटअप कर दिया गया है। इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? जो केरल के स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे वो KMTA के चेयरपर्सन होंगे। जो KMTA होगा, ये जो नवंबर 2019 गया है लास्ट ईयर, उसी समय अप्रूव हो गया था KMTA का, हालांकि स्थापना अब हुई है। बात करें अगर केरल की, तो ये मैप में देखिए, ये है केरल। केरल की हेल्थ मिनिस्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। उनका नाम है, रखिएगा, के सैलजा, केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं। उसके बाद CM कौन है केरल के? तो पिनरई विजयन यहाँ के CM हैं, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल का साइलेंट वैली नेशनल पार्क जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2021 इसका 13th एडिशन येलाहंका एयरबेस पे ऑर्गेनाइज होगा। आपको बताना है येलाहंका एयरबेस ये कहाँ स्थित है? तो येलाहंका एयरबेस कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के बेंगलुरु में येलाहंका एयरफोर्स बेस है, जहाँ पर एरो इंडिया 2021 का 13th एडिशन ऑर्गेनाइज होगा। इसका 12th एडिशन भी येलाहंका एयरबेस पे ही ऑर्गेनाइज हुआ था, कर्नाटक के बेंगलुरु में। अब 13 भी यहीं ऑर्गेनाइज होगा। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी घोषणा की। कब होगा? तो फरवरी 2021 में येलाहंका एयरबेस पे एरो इंडिया का 13th एडिशन होगा। 12th कब हुआ था? तो 2019 फरवरी में हुआ था। यानी कि ये एक बाई एनियल इवेंट है। आप देखिएगा, एरो इंडिया इस बार का थीम देखिए, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ये इस बार का एरो इंडिया का थीम है। एयरफोर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा येलाहंका एयरबेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट की रेरा ने अनाउंस किया है कि प्रॉपर्टी डीलिंग के दौरान जो ब्रोकरेज का चार्ज होता है या उसकी लिमिट को 1% से ऊपर नहीं किया जा सकता? तो रिसेंटली हरियाणा, कहाँ की गवर्नमेंट ने? हरियाणा की रेरा ने अनाउंस किया है कि जो प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी डीलिंग में जो ब्रोकरेज का चार्ज होगा वो 1% से ऊपर नहीं होगा। इसमें 0.5% प्रॉपर्टी को सेल करने वाला देगा और 0.5% मैक्सिमम प्रॉपर्टी को परचेज करने वाला देगा। तो मैक्सिमम 1% चार्ज हो गया। रिसेंटली हरियाणा की रेरा ने अनाउंस किया है। रेरा का फुल फॉर्म क्या है? रियल ईस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको पता होगा रेरा एक्ट पास हुआ था 2019 में, उसके बाद सभी स्टेट्स में अपने अपने स्टेट रेरा की स्थापना की गई। अब देखिए, हरियाणा के रेरा ने अनाउंस किया है कि ब्रोकरेज का जो कमीशन चार्ज होता है वो 1% से ऊपर नहीं हो सकता। हरियाणा की बात करें तो ये मैप में देखिए, ये है हरियाणा। CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में कुछ समय पहले ही किसान मित्र अपॉइंट किए गए थे, आप देखिएगा। यह क्वेश्चन है, रिसेंटली स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ हेल्प वेबसाइट जिसका नाम है बंधु वेबसाइट, ये किस इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है IIT मुंबई द्वारा। किसके द्वारा? IIT मुंबई द्वारा। रिसेंटली IIT मुंबई ने स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ हेल्प वेबसाइट बंधु डेवलप की थी। लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन मिनिस्ट्री श्री
संजय धोत्रे। तो श्री संजय धोत्रे ने इसको लॉन्च किया है बंधु वेबसाइट को। कहीं आप कन्फ्यूजन में रमेश पोखरियाल मत लगा देना टिक। और IIT मुंबई द्वारा बंधु वेबसाइट को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर टाइफून गोनी रिसेंटली इसने कैटनडुअन्स आइलैंड को हिट किया है। आपको बताना है कैटनडुअन्स आइलैंड किस कंट्री को बिलोंग करता है। तो कैटनडुअन्स आइलैंड बिलोंग करता है फिलीपीन। ये देखिए फिलीपीन को बिलोंग करता है कैटनडुअन्स आइलैंड और इसको हिट किया है गोनी सुपर टाइफून ने। मैप में देखना चाहें तो आप ये देख लीजिए, ये है फिलीपीन, यहाँ के आसपास है कैटनडुअन आइलैंड, ये आ रहा है आपका गोनी साइक्लोन, सॉरी टाइफून। साइक्लोन तो हमारी तरफ आता है ना, इसलिए। फिलीपीन की कैपिटल आप देख पा रहे होंगे मनीला, जिसको हिट करने वाला है कुछ समय में गोनी साइक्लोन। आज ये कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। बात करते हैं साइक्लोन, टाइफून और हैरिकेन क्या होता है। देखिए जो नॉर्थ अमेरिका के रीजन में आते हैं वो होते हैं हैरिकेन। इंडिया के जो रीजन में आते हैं उनको कहते हैं साइक्लोन। टाइफून जो जापान या फिलीपींस वाले रीजन में आते हैं उनको कहते हैं टाइफून। और ऑस्ट्रेलिया वाले जो रीजन में आते हैं उनको कहते हैं विली विली। तो ये 4 टर्म आपको जरूर पता होने चाहिए। रिसेंटली गोनी साइक्लोन फिलीपींस के रीजन में आया। अब फिलीपींस की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी, मनीला है। करेंसी क्या है, पेसो। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, रोड्रिगो दुतर्ते। रोड्रिगो दुतर्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लेन टूरिज्म को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्री में और कितने नए एरोड्रोम्स स्थापित करेगा। एरोड्रोम्स वो होते हैं जहाँ पे सी प्लेन लैंड करते हैं और वहाँ से टेक ऑफ करते हैं। तो इंडिया में और नए 14 एरोड्रोम्स स्थापित किए जाएंगे। तो रिसेंटली PM मोदी गुजरात के गांधीनगर में थे, आप सभी को पता है। यहीं पर PM मोदी द्वारा 31 अक्टूबर यानी नेशनल यूनिटी डे वाले दिन इंडिया की फर्स्ट सी प्लेन सर्विस लॉन्च की गई है। ये देखिए, ये है इंडिया की फर्स्ट सी प्लेन सर्विस जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में स्टार्ट हुई है। स्पाइस जेट द्वारा रन की जाएगी। ऐसी ही और सी प्लेन सर्विस लॉन्च करने के लिए PM मोदी ने और नए 14 एरोड्रोम्स स्थापित करने की घोषणा की है। एरोड्रोम्स आप जैसे एयरपोर्ट होते हैं नॉर्मल प्लेन्स के लिए, वैसे ही सी प्लेन के लिए एरोड्रोम्स होते हैं। तो 14 और एरोड्रोम्स बनाए जाएंगे। इससे पहले 5 एरोड्रोम्स बनाए जा चुके हैं। बात करें ये सी प्लेन सर्विसेज या सी प्लेन टूरिज्म की, तो जो उड़ान स्कीम है उसके जो फेज़ 3 है उसमें ये सी प्लेन को इंक्लूड किया गया है। इससे पहले सी प्लेन इंक्लूड नहीं थे, अब सी प्लेन भी इंक्लूड हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट ये प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये देखिए 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट ये ऑब्जर्व किया जाता है। 2020 में 2020 में इसका थीम क्या था, प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट प्रोटेक्ट द ट्रूथ, ये था इस बार का थीम। अर्णव गोस्वामी को जेल में डाल दिया गया, मतलब पुलिस वाले उठा के ले गए अपने घर। अच्छा, ये 2 नवंबर को ही ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, क्योंकि 2 नवंबर 2013 में माली में फ्रांस के जर्नलिस्ट को असैसिनेट कर दिया गया था, यानी कि जलाकर मार दिया गया था, आप ये समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राफ्ट रूल्स फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 ये किस डेट से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो 2020 के इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड इनका ड्राफ्ट रूल्स अप्रैल 2021 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा ड्राफ्ट रूल्स जारी किए गए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के। कहा गया है उन सभी कंपनीज़ पर ये इम्प्लीमेंट होगा जिनमें 300 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं। पहले ये 100 एम्प्लॉयज़ से ऊपर वाली कंपनीज़ में लागू होता था, अब 300 से ऊपर वाली एम्प्लॉयज़ वाली कंपनी में लागू होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 इसको रिसेंटली लेबर मिनिस्ट्री यानी संतोष गंगवार द्वारा जारी कर दिया है। जो ये 300 एम्प्लॉयज़ से ऊपर वाली कंपनी होंगी इनको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से 15 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस करना पड़ेगा या परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले 100 एम्प्लॉयज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास गैसिफिकेशन बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए IISc बेंगलुरु के साथ किसने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। बायोमास गैसिफिकेशन बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और IISc बेंगलुरु ने आपस में MOU साइन किया है। ये बायोमास गैसिफिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी, देखिए इसका पर्पज़ ये है जो बायोमास वेस्ट जनरेट होता है इसमें गैसिफिकेशन मेथड के द्वारा हाइड्रोजन गैस जनरेट की जाएगी। और हाइड्रोजन गैस एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है।
जो बायोमास गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है, इसमें कंबस्टन की मदद से हीट और ऑक्सीजन इंक्लूड की जाती है, जिससे हाइड्रोजन जनरेट होता है। पे देखिएगा तो IOCL और IISc बेंगलुरु इन दोनों ने MOU साइन कर दिया है, जिसके द्वारा बायोमास गैसिफिकेशन बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी और बाद में इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर में हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाएगा फ्यूल के रूप में। बात करें IOCL की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स बिजनेस फोरम, रिसेंटली इसकी जो मीटिंग हुई थी उसको किस कंट्री द्वारा हेड किया गया था? तो ब्रिक्स बिजनेस फोरम की मीटिंग को रसिया द्वारा हेड किया गया था। इस बार जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, यहाँ पे देखिएगा। तो जितनी भी बैठकें होंगी ब्रिक्स की, मोस्टली उनको रसिया द्वारा ही हेड किया जाएगा। ये ब्रिक्स बिजनेस फोरम, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? तो ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल थी, इसको 2013, कब की? 2013 में जो डरबन में ब्रिक्स समिट हुई थी उस दौरान बनाया गया था। ब्रिक्स में 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 2009 में बना था। इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी रशिया के येकातेरिनबर्ग में। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। इस बार ब्रिक्स की जो 12th समिट हो रही है ये रशिया में होनी है, सेंट पीटर्सबर्ग में। 13th यानी नेक्स्ट ईयर जो 2021 में समिट होनी है ब्रिक्स की, वो इंडिया में होनी है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टीबी से सफरिंग लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए 10 डे कैंपेन लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने, किसने? यूपी गवर्नमेंट ने 10 डे कैंपेन लॉन्च किया है ताकि टीबी से जो पेशेंट पीड़ित हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके तहत 81 लाख, कितने? 81 लाख लोगों को कि उनके टच में जाया जाएगा ताकि ये पता किया जा सके कि उनको टीबी है या नहीं है। पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि 2025 तक टीबी को इंडिया से एलिमिनेट करना है। तो उसी को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने ये 10 डे कैंपेन लॉन्च किया है टीबी से सफरिंग लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। यूपी की बात करें तो ये मैप में देख सकते हैं, ये है यूपी। कुछ दिन पहले ही यानी कि कल परसों ही यूपी की जो सीएम है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने वर्ल्ड की पहली साइंस टून बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था बाय बाय कोरोना। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। जो आनंदीबेन पटेल हैं वो यूपी के साथ साथ एमपी की भी सीएम हैं। इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी यूपी में ही बनी थी। इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू वो भी यूपी में ही बनी थी। यूपी की कैपिटल जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे है। यह क्वेश्चन है, जॉन मगुफली ये किस अफ्रीकन कंट्री के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं? तो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जॉन मगुफली तंजानिया के। ये देखिए, ये हैं जॉन मगुफली, ये तंजानिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। इन्होंने हराया किसको है ये तो आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन अभी अगले 5 वर्ष तक तंजानिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। इससे पहले यही तंजानिया के प्रेसिडेंट थे। तंजानिया की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी? डोरोमा। करेंसी क्या है इसकी? तंजानियन सीलिंग। और प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? जॉन मगुफली। आप याद रखिएगा, जॉन मगुफली तंजानिया के प्रेसिडेंट बने हैं और तंजानिया ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। यह आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।